Good morning, students. Today we will study the chapter Circulatory System, यानी कि परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का क्या मतलब है? यानी कि गति करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में रक्त जो है वो निरंतर गति करता रहता है, वो निरंतर घूमता रहता है, एक कोशिका हर कोशिका तक जाता है। तो अब ये जो गति होती है, ये इसका क्या कार्य है? इसका मेन मुख्य उद्देश्य होता है शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना, पोषक तत्व पहुंचाना और जो भी हार्मोन्स वगैरह जो सिक्रेट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, उन सबको पहुंचाना और वहां से व्यर्थ पदार्थ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी हम ये कह सकते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, उनको बाहर लाना। अब इस कार्य में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? वो है हृदय, हार्ट का काम होता है कि उसके अंदर अलग अलग स्थानों से जो रक्त आता है, वो रक्त जो होता है अशुद्ध होता है। अब उस अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में भेजा जाता है और वहां से रक्त जो शुद्ध होता है, कैसे शुद्ध होता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं सांस द्वारा, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और वो रक्त शुद्ध होकर जो हृदय के बाएं भाग में आता है और फिर वहां से महाधमनी के द्वारा धमनी की शाखाओं का होता हुआ शरीर की हर कोशिका तक पहुंचता है। यानी कि दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन है, एक प्रक्रिया है, निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है जो कभी भी नहीं रुकती। ठीक है। अब इस सिस्टम में सबसे मुख्य अंग जो है हम पढ़ेंगे वो है हृदय। हृदय हमें सबको पता है, हम हार्ट का डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं तो एक सिंपल शब्दों में देखें तो इट्स शंकु आकार, कॉनिकल इन शेप, यानी कि ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है और नीचे से थोड़ा सा तिकोना नुकीला टाइप का होता है। अब ये कहाँ पे स्थित होता है? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये वक्ष प्रांत में, यानी कि आपका जो ऊपर का जो कैविटी है ना, उसमें ये जो है चेस्ट कैविटी जो होती है वहां पे होता है। और डायफ्राम जो मध्य छत्ता पेशी एक होती है, महाप्रचीरा, जो पहले ही बताया था कि डिवाइड्स आर ट्रंक इनटू 2 पार्ट्स। अपर इज चेस्ट कैविटी एंड डाउन नीचे वाला जो पार्ट होता है एब्डोमेन कैविटी, तो उसकी जो पेशी होती है मध्य छत्ता, उसके ऊपर ये हार्ट जो है रेस्ट करता है। ठीक है। अब इसके आगे हम कह सकते हैं स्टर्नम होता है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम होती है और ये इसके अंदर साइज जो है इसका थोड़ा एक हम जो हमारे ह्यूमन बीइंग की मुट्ठी के समान होता है। वेट इज 250 to 300 ग्राम्स और इसमें जो है रक्त भरता है तो ये फैलता है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नीचे सज जाता है। तो इसका साइज इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बढ़ता है और कम होता जाता है, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है। अब आते हैं हम हृदय के स्ट्रक्चर में। पहले अगर हम आउटर स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो जो हृदय की जो दीवार होती है उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि ये इसकी जो दीवार होती है इसमें 3 परतें होती है। देयर आर 3 लेयर्स। द आउटर मेम्ब्रेन, जो सबसे बाहर की परत होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, यानी कि परिहृदय स्तर। परिहृदय स्तर जो होता है हृदय का सबसे बाहर की जो दीवार होती है वो होती है और इसको हम कहेंगे कि ये दोहरी दीवार है। दोहरी दीवार यानी कि इस परत के अंदर एक सिरस द्रव्य होता है, लिक्विड होता है। अब लिक्विड क्या होता है कि हृदय जो होता है, आप देखें कि जब उसमें रक्त भरता है तो ये फूल जाता है। जब फूलता है तो ये आसपास जो उसके जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उनसे थोड़ा कांटेक्ट में आता है, तो बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड इसका लुब्रिकेशन होता है और ये रगड़ नहीं खाता, देयर इज नो फ्रिक्शन। तो इसलिए इसकी जो पेरिकार्डियम जो वॉल है उसके अंदर एक सिरस द्रव्य होता है जो कि इसको हमेशा चिकना रखता है। फिर इसके बीच की लेयर आती है। बीच की लेयर जो होती है उसे बोलते हैं हम एपिकार्डियम, यानी कि इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इट इज मस्कुलर, हार्दिकी पेशीय स्तर जो होता है। हृदय की पेशी हमने पहले डिस्कस किया था, हार्दिक पेशी जो होती हैं बहुत मजबूत होती हैं और इसका जो काम जो होता है वो अनैच्छिक होता है, यानी कि इट्स नॉट अंडर कंट्रोल। दैट मीन्स कि इट वर्क्स, इट्स जो इसका संकुचन और प्रसारण है वो हमेशा चलता रहता है और हमारी इच्छा के अधीन नहीं होता। लेकिन इसका जो आकार है, इसका जो हम ये कह सकते हैं कि जो संरचना है, दैट इज समवॉट सिमिलर टू योर ऐच्छिक
ऐच्छिक जो पेशियां थे उसकी तरह होता है, यानी कि इसमें रेखाएं होती हैं और एक सिंगल सेलुलर होता है और इसमें शाखाएं होती हैं। तो ये जो है इसका जो कार्य है ये हमारी इच्छा के अधीन नहीं होता, ठीक है। और जो इसकी जो बीच की वॉल है, आप ये देखेंगे कि हृदय के जो डायग्राम है, आप ये देखेंगे जो इसको दो भागों में डिवाइड कर रही है, दायां हृदय और बायां हृदय, वो भी हार्दिक की पेशियों की बनी हुई होती है। फिर इसके बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर आती है, अंतर हृदय स्तर, है ना, दैट इज एंडोकार्डियम। इसमें जो बिल्कुल अंदर वाला स्तर जो होता है, ये जो अंदर वाला होता है इसको बोलते हैं, और इसमें भी तंतुओं का जाल होता है। तंतुओं का जाल का मतलब क्या होता है कि हृदय में हमेशा संकुचन और प्रसारण चलता रहता है। तो ये जो तंतु जो होते हैं पूरे सब जगह फैले हुए होते हैं और एक साथ कार्य करते हैं, ताकि हृदय के जो चारों जो कोष हैं वो सब एक साथ काम करें। एक साथ संकुचन होता है इनका, ऊपर का एक साथ संकुचन होता है, फिर इनका संकुचन होता है। तो ये जो सिस्टम है ये इन संकुचन और प्रसारण की वजह से होता है। तो ये तो इसका हो गया आउटर लेयर, ठीक है। अब इनका जो पोषण होता है वो क्या कहाँ से होता है कि हृदय को भी तो पोषण चाहिए। तो हृदय जो है अपने पोषण के लिए यहाँ से हृदय के अंदर से रक्त नहीं लेता, बल्कि जब इसके जो यहाँ से महाधमनी निकलती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसकी जो पहली शाखा होती है दैट इज हार्दिक की धमनी, वहां से वो पोषक तत्वों को लेता है, ठीक है। यानी कि धमनी जो होती है हमारी, जो शरीर में हम आगे डिस्कस करेंगे, वाहिकाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, धमनी और शिराएं। उसको मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन हृदय की जो पेशियां हैं वो हार्दिक की धमनी से अपना पोषण लेती है। देन कम्स हार्ट का इंटीरियर स्ट्रक्चर। अब हार्ट का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि देयर आर 4 चैम्बर। मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखें तो मछली जो है उसके 2 कोष्ठ होते हैं। उसके बाद सिर्फ बर्ड्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स, उनमें ही 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे कि हम इसमें जो 4 कोष्ठ हैं उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो हृदय जो है उसमें हम कह सकते हैं कि एक बीच में दीवार होती है जिससे बोलते हैं सेप्टम। ये हृदय को 2 भागों में डिवाइड करती है। पहला तो ये आपका दायां वाला भाग हो गया और बायां भाग हो गया, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। अब राइट वाला जो है, जो आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर में, इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त है, दैट इज योर ब्लड इज इम्प्योर। और जो ये लेफ्ट वाला दिख रहा है इसमें ब्लड जो होता है प्योर। अब ये दीवार जो ऐसी होती है, इसके कारण इन दोनों जो पार्ट्स है राइट एंड लेफ्ट, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। इसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये दीवार इनको पूरी तरह से विभाजित किए हुए है। इसे हम विभाजक भित्ति भी कह सकते हैं, जो कि हृदय को 2 भागों में डिवाइड कर रही है, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि जो बायां भाग है ये 2 भागों में डिवाइडेड है। किस तरह से? ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। उसी तरह से लेफ्ट वाला भी 2 में डिवाइड हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला। अब ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं दायां आलन, ठीक है, दायां आलन। और नीचे वाला होता है दायां निलय। अब उसी तरह से बायां आलन और बायां निलय, ठीक है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। अब ये आप देखिए कि इस तरह से पहले हृदय के हमने देखा 2 भाग, दायां और बायां। अब दाएं के 2 भाग और बाएं के 2 भाग हो गए। तो टोटल कितने कोष्ठ हो गए? देयर आर 4 चैम्बर्स इन अ हार्ट, ओके। अब हम ये देखें कि हृदय का काम क्या है। हृदय का काम क्या है कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बहता हुआ हमारे दाएं आलन में प्रवेश करता है, ठीक है। अब दाएं आलन में जो रक्त आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है? ये देखिए यहाँ पे एक नली है जिसे बोलते हैं, जो कि कौन ला रहा है यहाँ पे रक्त? ऊपर वाली शिरा, हमारे शरीर की जो सबसे ऊपर वाली महाशिरा है, सुपीरियर वेना केवा, वो अशुद्ध रक्त लेकर के आ रही है। इधर एक देखेंगे तो एक फिर रास्ता है, इसमें हमने लिखा है निम्न महाशिरा, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा यानी कि नीचे के अंगों से अशुद्ध रक्त लेकर के आने वाली महाशिरा जो होती है, दैट इज योर निम्न महाशिरा। ये 2 महाशिराएं हैं शरीर की, एक उधर महाशिरा और निम्न महाशिरा। सबसे पहले हमें याद रखना है कितनी महाशिराएं हैं? 2। एक ऊपर के अंगों से अशुद्ध रक्त लाती है और एक नीचे के अंगों से अशुद्ध रक्त लाती है। ऊपर के अंगों से जो अशुद्ध रक्त लाती है उसे कहते हैं उदर महाशिरा, और नीचे के अंगों से जो अशुद्ध रक्त लाती है उसे कहते हैं निम्न महाशिरा। ये दोनों महाशिराएं अशुद्ध रक्त लेकर के कहाँ प्रवेश कर रही हैं? दाएं आलन में, ठीक है। दायां आलन जो है अशुद्ध रक्त से भर गया
अब क्या होगा, यहाँ के उधर महाशिरा और निम्न महाशिरा के कपाट वॉल्स बंद हो जाएंगे ताकि एक बार आया हुआ रक्त वापस लौट के नहीं जाए। जैसे ही वो वॉल बंद होंगे तो जो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में कपाट है जिसे बोलते हैं त्रिकपर्ती कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो वॉल्व खुल जाएगा। अब वॉल्व आपने देखा है घर में भी होता है, नल वाला वॉल्व। वॉल्व का मतलब ये होता है कि एक बार उसको हम बंद कर देते हैं तो आई हुई चीज वापस नहीं जाती। तो अब क्या होता है कि ये ऊपर वाले वॉल्व बंद हो गए और ये त्रिकपर्ती कपाट खुल गया और रक्त कहाँ आ गया, दाएं आलिंद से कहाँ आ गया, दाएं निलय में। ठीक है, दायां निलय जो है अब रक्त से भर गया। अब इसमें कौन सा रक्त है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त यानी कि जिसमें कि मेनली हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हमें शरीर से बाहर उत्सर्जित करनी है। और उत्सर्जन कहाँ से होता है, फेफड़ों से। आपको सबको पता है वायु द्वारा सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन होती है और वो फेफड़ों में आती है, लंग्स में आती है और फिर वहां से हम वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो अब रक्त को क्या करना है, इस हृदय के दाएं आलिंद और दाएं निलय से अशुद्ध रक्त जो है, जो कि मुख्य रूप से ऑक्सीजन है, लेकर के कहाँ जाना है, लंग्स में। तो अब क्या होगा, हम ये देखेंगे कि त्रिकपर्ती कपाट खुला और रक्त जो है दाएं आलिंद से दाएं निलय में आ गया। अब दाएं निलय में जैसे ही रक्त आ जाएगा तो ये कपाट बंद हो जाएगा और फुफ्फुस धमनी का कपाट खुल जाएगा। फुफ्फुस धमनी जो है इस अशुद्ध रक्त को लेकर के कहाँ जाएगी, फुफ्फुस में, यानी कि हमारे लंग्स में। अब हमने लंग्स में हमने वायु ली, नाक द्वारा वायु ली, वायु जो है श्वास नली में आएगी, श्वास नली से वो होती हुई श्वसनिकाओं में जाके वायु कोष्ठों में जाएगी। वायु कोष्ठ हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के छोटे छोटे होते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, ये इस तरह के छोटे छोटे गुच्छे होते हैं जो बहुत सारे होते हैं और ये इस तरह से हमारा जो है ये लंग्स बन जाता है। तो लंग्स में ये आएगी, ठीक है, लंग्स में ये आ गया, कौन सी वायु आ गई, जिसमें कि ऑक्सीजन भरी हुई है। अब ऑक्सीजन जो है यहाँ भर गई, इधर से ये फुफ्फुस से धमनी आई। फुफ्फुस से धमनी जब लंग्स में प्रवेश करती है हमारे, तो उसकी शाखाएं हो जाती हैं और वो शाखाएं केशिकाओं का रूप, ब्लड कैपिलरीज का रूप धारण करके इन वायु कोशों को घेर लेंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, आदान प्रदान, यानी कि वायु कोश से ऑक्सीजन तो उसके केशिकाओं में आ जाएगी और केशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वायु कोश में चली जाएगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोश में गई, ये श्वसनिकाओं और श्वास नली से होते हुए हम सांस द्वारा बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। अब जो केशिकाओं में ऑक्सीजन आ गई, वो केशिकाएं आपस में मिलकर क्या बन जाएंगी, शिरिकाएं, और शिरिकाएं क्या बन जाएंगी, शिराएं, यानी कि वेन्स। अब क्या होगा कि हमारे दो लंग्स होते हैं, ठीक है, ये दो लंग्स होते हैं। तो यहाँ पे जो अंदर गई थी वो तो गई थी फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी जब दाएं निलय से निकली थी तो उसकी दो शाखाएं हो गई थी, एक दाएं फुफ्फुस में प्रवेश करती है और एक बाएं फुफ्फुस में। और अब क्या हुआ, रक्त आदान प्रदान हो गया, रक्त शुद्ध हो गया। तो अब जो बाहर निकलेंगी वो होंगी शिरिकाएं, फुफ्फुसीय यानी कि पल्मोनरी वेन्स। फुफ्फुसीय शिराओं को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। अब जो बाहर निकली वो कितनी निकली, दो गई तो एक धमनी थी फुफ्फुसीय धमनी, और जो बाहर निकल रही है वो दो निकल रही है। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी एक गई और दो फुफ्फुसीय शिराएं बाहर आई एक लंग में से, और दूसरे लंग में भी एक फुफ्फुसीय धमनी गई और दो शिराएं बाहर आ गई। तो टोटल अब कितनी पल्मोनरी वेन्स हो गई, फुफ्फुसीय शिराएं हो गई 4। अब ये 4 फुफ्फुसीय शिराएं आप यहाँ देखें कि बाएं आलिंद में प्रवेश कर रही है। कौन सा रक्त लेकर के, शुद्ध रक्त लेकर के। अब रक्त शुद्ध हो गया, क्यों, क्योंकि वो लंग्स में गया था, आदान प्रदान हुआ, उसने कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ऑक्सीजन वापस ले लिया। अब रक्त शुद्ध होकर के कहाँ प्रवेश किया, बाएं आलिंद में। ठीक है, अब रक्त बाएं आलिंद में भर गया। बाएं आलिंद में जैसे ही रक्त भरा तो क्या हुआ, कपाट, जो फुफ्फुसीय शिराओं के वॉल्व थे वो बंद हो गए, और जो एक कपाट बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में है, दैट इज कॉल्ड द्विकपर्ती कपाट, बाइकस्पिड वॉल्व, वो वॉल्व खुल गया। ठीक है, अब जो रक्त आ गया वो वापस नहीं लौट सकता, और अब रक्त क्या होगा, इस द्विकपर्ती कपाट से बाएं निलय में प्रवेश कर जाएगा। बायां निलय जो है हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पार्ट है, बड़ा चैम्बर है हार्ट का, एंड द वॉल्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्गेस्ट, बिकॉज इसको सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। रीजन इसकी यहाँ से शुद्ध रक्त जो है हमारे पूरे शरीर में जाता है। अब यहाँ से एक शाखा बाहर निकलती है जो बहुत बड़ी होती है, जिसे बोलते हैं महाधमनी।
ठीक है, महाधमनी यानी कि एरोटा। ये बहुत बड़ी एक शाखा है जहां से ब्लड पूरे शरीर में जाता है। महाधमनी जैसे ही बाहर आती है ये ऊपर भी जाती है अंगों में, नीचे भी जाती है और इसकी शाखाएं हो जाती है। ठीक है, अब महाधमनी की जो पहली शाखा होती है जो हमने पहले डिस्कस किया, दैट इज हार्दिक की धमनी, कार्डियक आर्टरी, जो कि ये शाखा जैसे ही बाहर निकलती है ये वापस हृदय के अंदर जाती है और जो हृदय की दीवार है जो हमने अभी डिस्कस किया था, पेरिकार्डियम वॉल एंड इसकी जो पेशीय मसल्स हैं और जो दीवार बनी हुई है सारी, उसको भी तो पोषण चाहिए, उसको भी तो पोषक तत्व चाहिए, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको ऑक्सीजन प्रदान करती है और फिर वहां से वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट लेकर के यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, निम्न महाशिरा में मिलकर के ये दाएं आलिंद में वापस ये दाएं आलिंद में प्रवेश करती है। तो हृदय को पोषक तत्व हृदय अपने अंदर से नहीं लेता बल्कि वो और अंगों की तरह ही उसको भी एक अलग से धमनी जो है पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो ये आपने देखा सिंपल में कि 4 चैम्बर्स होते हैं। इसको हम बहुत अच्छे से वापस रिपीट करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो है हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, पहले तो हम ये देखें कि इसकी बाहर की दीवार होती है परिहृदय स्तर, फिर इसके 2 भाग होते हैं, इसके बीच की दीवार होती है जिसको हम विभाजक केंद्र कहते हैं या सेप्टम बोलते हैं। तो हृदय 2 भागों में डिवाइड हो गया, लेफ्ट एंड राइट। राइट इज जिसमें कि इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट जिसमें कि प्योर। इम्प्योर ब्लड द ब्लड विच हैज गॉट कार्बन डाइऑक्साइड और प्योर ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब जो दाया जो है 2 भाग में डिवाइड हो गया, दाया आलिंद और दाया नेले। दाया आलिंद में अशुद्ध रक्त आ रहा है पूरे शरीर से, उस अशुद्ध रक्त को कौन ला रहा है? ऊर्ध्व महाशिरा ऊपर के अंगों से ला रही है, सुपीरियर वेना केवा, और नीचे के अंगों से निम्न महाशिरा ला रही है। दोनों महाशिराएं पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त लेकर के कहाँ प्रवेश कर रही हैं? दाएं आलिंद में। जैसे ही दाएं आलिंद में रक्त आ गया, ये दोनों महाशिराओं का रास्ता बंद हो जाता है, वॉल्व बंद हो जाता है और इसके बीच में जो एक कपाट है, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक कपाट है जिसे बोलते हैं त्रिकपर्ती कपाट, वो कपाट खुल जाता है और रक्त कहाँ जाता है? दाएं निलय में। अब दाएं निलय से रक्त बाहर कहाँ से निकल रहा है? फुफ्फुसीय धमनी। यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि वैसे हम कहते हैं कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, दैट इज आर्टरीज, द ब्लड इज प्योर फुल ऑफ ऑक्सीजन, और जो शिराएं होती हैं जिन्हें वेन्स कहते हैं उनमें ब्लड जो है थोड़ा ब्लूइश टाइप का होता है और इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमारे शरीर में सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुस धमनी ऐसी है जिसमें कि अशुद्ध रक्त है, और इधर हमने देखा फुफ्फुस से शिराएं प्रवेश कर रही हैं। पल्मोनरी वेन्स ऐसी हैं जिनमें कि रक्त जो है प्योर है। इसलिए ये नाम में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो सारी धमनियों में ब्लड प्योर होता है, ओनली पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी में इम्प्योर होता है। इसको हमने फुफ्फुस धमनी क्यों कहा है? द रीजन इज जो भी नली हृदय से रक्त बाहर की ओर ले जाती है उसको धमनी कहते हैं, और जो भी नलिका हृदय के अंदर रक्त लाती है उसको हम शिराएं कहते हैं। तो इसलिए ये 2 ऐसी हैं जिनमें थोड़ा उल्टा है, बाकी सारी धमनियों में रक्त जो है वो शुद्ध होता है और शिराओं में अशुद्ध होता है। ओनली आपको याद रखना है फुफ्फुस से धमनी में ब्लड इम्प्योर होता है और फुफ्फुस से शिराओं में ब्लड प्योर होता है। द रीजन मैंने आपको बता दिया है कि जो नलिका हृदय से रक्त बाहर की ओर ले जाती है उसे धमनी कहते हैं, जो हृदय के अंदर लाती है उसे शिराएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब फुफ्फुस से धमनी आगे जाकर के उसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं, क्योंकि हमारे 2 लंग्स होते हैं, एक दाएं फुफ्फुस में प्रवेश करती है और एक बाएं फुफ्फुस में प्रवेश करती है। जब फुफ्फुस से धमनी वहां अंदर एंटर होती है तो उसकी शाखाएं हो जाती हैं पतली पतली, जिसे धमनिकाएं कहते हैं, और धमनिकाओं की और बारीक शाखाएं हो जाती है जिसको कहते हैं धमनी केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज, जो कि हमारे बाल से भी पतली होती है। ये केशिकाएं जो लंग्स में हमारे वायु कोश में जो शुद्ध वायु आई है उसको घेर लेती हैं और उनको कार्बन डाइऑक्साइड देती है और वहां से ऑक्सीजन ले लेती है। अब क्या हो गया? रक्त शुद्ध हो गया। अब ये केशिकाएं आपस में मिली तो शिरिकाएं बनी, शिरिकाएं वापस मिलकर के शिराएं बनी, और अब दोनों लंग्स में से कितनी शिराएं निकलेंगी? 2 गई तो एक धमनी थी और आ रही हैं 2 शिराएं। तो 2 पल्मोनरी हम ये कह सकते हैं कि आर्टरीज गई थी और अब 2 पल्मोनरी वेन्स बाहर आ रही है। तो टोटल 4 हो गई हमारी फुफ्फुसीय शिराएं। चारों फुफ्फुसीय शिराएं कहाँ प्रवेश करेंगी? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में अब शुद्ध रक्त आ गया, किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। जैसे ही यहाँ पे रक्त आ गया तो चारों शिराओं का वॉल्व बंद हो जाएगा और बीच में जो कपाट है द्विकपर्ती कपाट वो खुल जाएगा, बायकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा, और जो रक्त है वो
बाह्यनिलय में आ जाएगा। बाह्यनिलय अब क्षुद्रक से भर गया। अब क्या होगा, ऊपर का कपाट बंद हो गया और महाधमनी एक शाखा जा रही है, वहां से रास्ता खुल गया और अब ये महाधमनी हमारे शरीर के हर अंग को क्षुद्रक पहुंचाती है। ठीक है, अब इसका एक जो सर्कुलेटरी सिस्टम है किस तरह होता है वो मैं आपको आगे की क्लास में डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी हमें ये मेन याद रखना है कि जो हमारा हार्ट है इट इज 4 चैम्बर्ड होता है और इसमें एक वॉल होती है सेप्टम, और ऊपर के जो होते हैं आलिंद कहलाते हैं, है ना, ऑरिकल, एंड नीचे के वेंट्रिकल, और इनमें दोनों में एक एक कपाट होती है, त्रिकपर्दीय कपाट और द्विकपर्दीय कपाट। बाहर निकल रही है फुफ्फुसीय धमनी जो कि फुफ्फुस में जा रही है और फुफ्फुसीय शिराएं क्षुद्रक लेकर के प्रवेश कर रही है, और फिर महाधमनी जो होती है वो क्षुद्रक लेकर के शरीर के हर अंग तक रक्त पहुंचा रही है। अब आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी वाहिकाएं हैं और उनके बारे में आपको बताऊंगी, और इसके अलावा ये सर्कुलेशन कैसे चलता रहता है इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसमें हमें एक और ध्यान रखना है कि ये जो वॉल्व्स हैं इनमें तंतु फैले रहते हैं, इसकी जो दीवारें हैं वो संकुचन और प्रसारण करती हैं। ये संकुचन प्रसारण जो है एक साथ होता है, ऊपर अलग और नीचे अलग, ऊपर से रक्त नीचे आता है, और इसको हम कह सकते हैं कि करीब 0.8 सेकेंड्स लगते हैं, यानी कि हमारा जो हार्ट है 1 मिनट में 72 से 75 बार हमको हार्ट बीट जो सुनाई देती है, दैट इज बिकॉज ऑफ आपका एक बार जो ये क्रिया होती है, तो 1 मिनट में हम 72 टाइम्स करीब ये प्रक्रिया होती है। दैट मीन्स आप सोच सकते हैं कि हमारी जो ये कार्य है निरंतर चलता रहता है, हम भले सो रहे हैं भले जाग रहे हैं, हमेशा हमारे हृदय जो ही कार्य को करता रहता है।